तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है थंडरबोल्ट रोज से। ये वही कैरेक्टर है जो पहले एमसीयू में यूएस आर्मी का जनरल थेडियस था और जिसकी वजह से ब्रूस बैनर हल्क बना था। अगर हम इसके लास्ट अपीयरेंस की बात करें तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में दिखाई दिया था और अब सीधा इस मूवी में वापस आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना आया है कि जो थेडियस रॉस का कैरेक्टर जो पहले प्ले कर रहा था वो इस मूवी में कोई और प्ले कर रहा है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि थंडरबोल्ट रोज अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है, मतलब पूरे अमेरिका को अब यही रूल करेगा। इसके बाद 5 महीने का टाइम जंप होता है और फिर हमें सैम विल्सन यानी कि नए कैप्टन अमेरिका का इंट्रोडक्शन मिलता है। इस वक्त सैम विल्सन यूएस मिलिट्री के एक एयरक्राफ्ट में कई सारे सोल्जर्स के साथ मैक्सिको जा रहा होता है। उसके साथ साथ उसका साइड किक यानी कि टॉरस भी होता है। ये दोनों एक स्पेशल मिशन पर हैं जिसमें उन्हें एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप यानी कि सरपेंट सोसाइटी से फाइट करनी होती है। सरपेंट सोसाइटी ने जापान की एक इम्पोर्टेंट चीज चुरा ली है जो एक कंटेनर में है और इस कंटेनर का बॉस सेथ वोलेकर है। क्योंकि यूएसए और जापान फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इसी वजह से यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो जापान की ये चीज़ वापस लेकर आएगा। इसी वजह से सैम विल्सन और यूएस मिलिट्री के ऑफिसर्स मैक्सिको आए हैं। अब जैसे ही ये लोग टेररिस्ट के बेस में एंटर करते हैं वहाँ एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ सैम विल्सन अपनी कैप्टन अमेरिका शील्ड का यूज करना और भी बेहतर तरीके से सीख गया होता है। साथ ही में हमें सैम के वाइब्रेनियम से बने हुए विंग्स भी दिखाई देते हैं और हमें टॉरस का नया वाला फैल्कन सूट भी दिखाई देता है। फाइट के दौरान सैम और टॉरस मिलकर सारे टेररिस्ट को हरा देते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि सैम के पास जो वाइब्रेनियम से बने विंग्स हैं वो उसे वकांडा वासियों ने दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सैम विल्सन ने वकांडा के लिए फाइट की थी। सैम विल्सन सारे गुंडों को मारने के बाद फाइनली सरपेंट सोसाइटी के बॉस यानी कि सेथ वोलेकर तक पहुंच जाता है। वहां जाके पता चलता है कि एक खास जापानीज कंटेनर भी उसके पास है। सैम उस कंटेनर को ले लेता है लेकिन सेथ वोलेकर वहां से भाग जाता है। कंटेनर मिलने के बाद सैम अपनी टीम के साथ यूएसए वापस आ जाता है। यूएसए आने के बाद सैम और टॉरस काफी खुश होते हैं क्योंकि मैक्सिको में टॉरस ने सैम की काफी मदद की थी। इसी खुशी में सैम टॉरस को अपने पुराने दोस्त ब्रैडली से मिलवाता है। अब सैम टॉरस को बताता है कि ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है जो एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका भी रह चुका है। ये सुन के टॉरस शॉक हो जाता है। फिर सैम उसे बताता है कि जब स्टीव रॉजर्स ने रेड स्कल को हरा दिया था और बर्फ में दब गया था तब यूएसए ने ब्रैडली को नया कैप्टन अमेरिका बना दिया था। ब्रैडली भी स्टीव की तरह स्ट्रांग और बहादुर था, इसी वजह से उसको ये टाइटल दिया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 30 साल बाद ही वो आज़ाद हो पाया। ये सुन के टॉरस और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो ब्रैडली से पूछता है कि आखिर यूएसए ने ऐसा क्यों किया। ब्रैडली बताता है कि उसने बहुत सारे मिशंस कंप्लीट किए, अपने साथियों की जान बचाई और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक आदमी एक बड़ा सुपर हीरो बने, इसीलिए उन्होंने ब्रैडली को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और 30 साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। तभी जाके वो फाइनली आज़ाद हो पाया। ब्रैडली कहता है कि उसको अपने देश से प्यार है लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट से नफरत है। इतना सब सुनने के बाद टॉरस, सैम और ब्रैडली और भी ज़्यादा बात करते हैं और टॉरस और ब्रैडली की दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी सैम को एक फ़ोन आता है। फ़ोन उठाने पर उसे पता लगता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रोज ने व्हाइट हाउस में एक मीटिंग और पार्टी रखी है। ये मीटिंग और पार्टी दोनों हो रही हैं और इसमें सैम को भी इनवाइट किया गया है। अब ये जो व्हाइट हाउस होता है इसमें यूएसए के प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस दोनों होता है। जैसे ही सैम विल्सन को इनविटेशन मिलता है वो तुरंत तैयार होता है और अपने साथ ब्रैडली को भी और टॉरस को भी लेकर सीधा व्हाइट हाउस पहुंचता है। यानी ये तीनों मिलकर पार्टी ज्वाइन करते हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद सैम विल्सन की मुलाकात यूएसए के प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रोज से होती है। रोज उससे मिलकर खुश होता है और कहता है कि मैक्सिको में उसने अपना मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया। साथ ही जापान की जो चीज सरपेंट सोसाइटी ने चुरा ली थी वो भी सैम विल्सन वापस ले आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट हाउस के मीटिंग हॉल को देखते हैं। यहाँ पर सैम विल्सन, ब्रैडली, टॉरस और कई सारे गेस्ट होते हैं। इसके अलावा थंडरबोल्ट रोज भी होता है और दुनिया भर के लीडर्स भी यहाँ आए होते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है और थंडरबोल्ट रोज सबको बताता है कि इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड बना है जिसका नाम सेलेस्टियल आइलैंड है। ये वही जगह है जिसे टीम सेलेस्टियल इमरजेंस के टाइम इटर्नल्स ने रोका था और अब ये एक आइलैंड बन चुका है। जब ये आइलैंड बना तो दुनिया भर के देश इस पर रिसर्च करने लगे। तब पता चला कि ये एक नए तरीके के मेटल से बना है जो वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस मेटल का नाम है एडमेंटियम। जैसे ही लोगों को एडमेंटियम के बारे में पता चला तो सब इसे पाने की कोशिश करने लगे। इस वजह से अलग अलग देशों के बीच टेंशन बढ़ने लगा। तब यूएसए ने एक प्लान बनाया कि सारे देश मिलकर एडमेंटियम को आपस में बांट लेंगे ताकि किसी के बीच लड़ाई ना हो।
आज की मीटिंग का मेन एजेंडा यही है कि सारे देश मिलकर एडमेंटियम के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रस्ताव पास करें। थंडरबोल्ट रॉस ये भी बताता है कि जापान ने सेलेस्टियल आइलैंड के एडमेंटियम पर बहुत अच्छी रिसर्च की थी और उन्होंने एडमेंटियम के प्योर फॉर्म को अचीव कर लिया था, पर फिर सरपेंट सोसाइटी ने उस प्योर एडमेंटियम को चुरा लिया। तब कैप्टन अमेरिका मैक्सिको गया और जापान के एडमेंटियम से भरे कंटेनर को वापस ले आया। इसके लिए थंडरबोल्ट रॉस उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी मीटिंग के बीच अचानक एक तेज गाना बजने लगता है। सब लोग ये सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन तभी ब्रैडली तुरंत खड़ा होता है, पास खड़े गार्ड की बंदूक छीन लेता है और सीधा थंडरबोल्ट रॉस पर फायरिंग कर देता है। और सिर्फ ब्रैडली ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के 4 और यूएसएस सोल्जर्स भी गन निकालकर फायर शुरू कर देते हैं। मीटिंग केओस में बदल जाती है। थंडरबोल्ट रॉस बच जाता है और तब सैम विल्सन तुरंत ब्रैडली को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच स्ट्रगल होता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है और ये सब शूटर्स को खत्म कर देती है। फिर पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूथ है और ये थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल बॉडीगार्ड है। ये असल में एक इजरायली एजेंट है जिसे रशिया के रेड रूम प्रोग्राम से ट्रेनिंग मिली है। जल्द ही सैम, टॉरेस और बाकी गार्ड्स मिलकर 5 शूटर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। सैम सीधा ब्रैडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ब्रैडली शॉक्ड होता है और कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे किसी सोल्जर को उसके किए गए मिशंस याद नहीं रहते। वैसे ही ब्रैडली क्लूलेस लगता है। उसे कुछ भी याद नहीं कि फायरिंग कैसे हुई, पर क्योंकि उसने इतना बड़ा अटैक किया है उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर सैम जेल में उससे मिलने आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोली नहीं चलाते। मैं ये सच्चाई ढूंढ के रहूंगा और तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। सैम को यकीन है कि ब्रैडली बेकसूर है, इस अटैक के पीछे कोई और है। इसीलिए सैम सीधा टॉरेस के पास जाता है और दोनों मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज और फोटोज देखते हैं। उन फोटोज में कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। ये सबसे पहले दिखाई देता है कि मीटिंग के दौरान जब ब्रैडली अपना फोन यूज कर रहा था तब उसके फोन में व्हाइट लाइट ब्लिंक हुई थी। वही लाइट उन 4 सोल्जर्स के फोन में भी दिखाई देती है जो उसके साथ फायरिंग कर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जैसे ही मीटिंग में गाना बजता है तभी सब ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। सैम और टॉरेस तुरंत समझ जाते हैं कि किसी ने इन सबको कंट्रोल किया था। ब्रैडली और सोल्जर जो भी कर रहे थे वो फोर्सफुली करवाया गया था। अब सैम और टॉरेस डिसाइड करते हैं कि इन सब के पीछे कोई तो है और इस सब का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सैम मीटिंग के बाद अपनी कार लेकर निकलता है तभी रात के अंधेरे में सरपेंट सोसाइटी का लीडर सेथ वोइलकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। सैम और सेथ वोइलकर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। सैम उसे हरा देता है और कैप्चर कर लेता है। तभी सैम के पास एक मिस्ट्री फोन कॉल आता है। फोन पर एक अजीब आदमी होता है जो कहता है तुमने इसे तो यहाँ हरा दिया, लेकिन जो होने वाला है उसे तुम कभी रोक नहीं पाओगे। ये सुनकर सैम और टॉरेस और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। सैम जल्दी से टॉरेस के पास जाता है और उससे कहता है कि इस फोन कॉल को ट्रेस करे। जब ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि ये कॉल एक पुरानी गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई थी जो एक वीराने जंगल के बीचों बीच है। सैम और टॉरेस बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वहां जाने का प्लान बनाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये फैसिलिटी सिर्फ एक कवर अप थी। असल में ये एक सीक्रेट रिसर्च लैब थी जहां इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स और कोई नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रॉस करा रहा था। ये सब तब से चालू है जब वो आर्मी का एक जनरल था। जैसे ही सैम और टॉरेस फैसिलिटी के अंदर जाते हैं एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सैमुअल स्टर्न्स, जो अब द लीडर बन चुका है। सैम और टॉरेस द लीडर को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि लीडर का ब्रेन काफी बड़ा था और पूरा ग्रीन था और उसका सर काफी अजीब सा था। सैम गुस्से में उससे पूछता है तू कौन है, ये सब क्यों कर रहा है, और मैं जानता हूँ कि प्रेसिडेंट पर होने वाले अटैक में तेरा ही हाथ है। लीडर हल्का सा हंसता है और कहता है मेरा नाम सैमुअल स्टर्न्स है, मैं एक साइंटिस्ट था। जब ब्रूस बैनर मेरे पास मदद मांगने आया था तब उसके गामा रेडिएशन वाले ब्लड की कुछ बूंद मेरी बॉडी में चली गई। उस वजह से मेरा दिमाग सुपर इंटेलिजेंट हो गया। मैं अब सिर्फ स्मार्ट नहीं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन चुका हूँ। जैसे ही थंडरबोल्ट रॉस को मेरे बारे में पता चला उसने बिना टाइम वेस्ट किए मुझे पकड़ लिया और मुझ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। मैं बार बार उससे कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, पर उसने साफ कह दिया कि ये सब यूएस गवर्नमेंट का ऑर्डर है और वो चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन हाँ, उसने एक वादा जरूर किया था, जिस दिन वो यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन मुझे आज़ाद कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने मुझे कभी आज़ाद नहीं किया, बल्कि वो लगातार मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करवाता रहा।
इस वजह से एक दिन मैंने गुस्से में आकर उस साइंटिस्ट को मार दिया जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब थंडरबोल्ट रॉस की असली सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी ताकि सबको पता चले कि वो असल में कैसा इंसान है, और इसी तरीके से मैं अपना बदला लूँगा। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए मैंने सेथ वोइलकर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जापान के एडमेंटियम कंटेनर को चुराने का। मैंने उसको CIA के एजेंट से पैसे ट्रांसफ़र किए ताकि जब जापान को पता चले तो उन्हें लगे कि ये सब थंडरबोल्ट रॉस ने करवाया है। अब सैम को यकीन हो जाता है कि जो भी गड़बड़ हो रही है उसके पीछे लीडर का हाथ है। अब उसके लिए लीडर को पकड़ना ज़रूरी हो गया है। लेकिन जैसे ही सैम विल्सन लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है, लीडर एक स्पेशल गाना बजाकर फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है। सब गार्ड्स लीडर के कंट्रोल में आ जाते हैं और सैम और टॉरेस पर अटैक कर देते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर लीडर वहाँ से भाग जाता है। सैम और टॉरेस किसी तरह गार्ड्स का सामना करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लीडर का प्लान काम कर गया है। जापान को पता चल जाता है कि सेथ वोइलकर को एडमेंटियम चुराने के पैसे अमेरिका की CIA ने दिए थे। जापान का प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि ये सब थंडरबोल्ट रॉस की एक चाल है जो जापान के साथ खेली गई। गुस्से में जापान का प्राइम मिनिस्टर USA के साथ अपना अलायंस तोड़ने का डिसीजन ले लेता है। अब जापान की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अपनी मिलिट्री सीधा सेलेस्टियल आइलैंड भेजेगी ताकि USA से पहले सारा एडमेंटियम जापान के कब्जे में आ सके। जैसे ही USA की इंटेलिजेंस को पता चलता है कि जापान की मिलिट्री सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ जा रही है, वो तुरंत ये बात थंडरबोल्ट रॉस को बता देते हैं। जैसे ही रॉस को ये न्यूज़ मिलती है, वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मिलिट्री लेकर सीधा इंडियन ओशन की तरफ निकल पड़ता है ताकि जापान से पहले सेलेस्टियल आइलैंड पहुंच सके और सारा एडमेंटियम अपने कब्जे में ले सके। अब क्योंकि जापान और USA जो दोनों पावरफुल देश हैं एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है कि एडमेंटियम के चक्कर में दोनों देश के बीच वार हो सकती है। इधर जैसे ही सैम और टॉरेस को ये सब पता चलता है, वो बिना देरी किए अपने सूट पहनते हैं और फुल स्पीड में सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही सैम वहाँ पहुँचता है, उसे थंडरबोल्ट रॉस का वॉरशिप दिखाई देता है। वो तुरंत उसके अंदर जाकर थंडरबोल्ट रॉस से मिलता है और समझाने की कोशिश करता है कि ये सब ना करे क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दोनों देशों के बीच वॉर हो सकती है। तभी दूसरी तरफ लीडर चुपके से एक रूम में चला जाता है और वहाँ एक फ़ोन उठाकर USA के 2 पायलट्स की वॉइस हैक कर लेता है। ये पायलट्स उस वक्त सेलेस्टियल आइलैंड के पास होते हैं। लीडर अपनी चाल चलता है और उन दोनों पायलट्स को अपने वश में करके जापान पर अटैक करने के लिए कह देता है और फिर US के दोनों पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट लेकर जापान के वॉरशिप पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर जापान को लगता है कि USA ने वॉर शुरू कर दी है और जापान भी तुरंत अपने 2 एयरक्राफ्ट भेज देता है। अब दोनों देश के 4 एयरक्राफ्ट के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन तभी सैम विल्सन और टॉरेस वहां पहुंच जाते हैं। वो जल्दी से USA के दोनों एयरक्राफ्ट्स को रोक लेते हैं और पायलट्स को बाहर निकाल देते हैं। फिर सैम जापान को समझाता है कि ये वॉर नहीं बल्कि उनके 2 पायलट से गलती हो गई थी। ये सुनकर जापान और USA दोनों शांत हो जाते हैं और वॉर होने से बच जाती है। दोनों देश अपनी मिलिट्री लेकर वापस चले जाते हैं। सैम विल्सन USA वापस आता है, लेकिन वहाँ उसका दोस्त टेरेस सेलेस्टियल आइलैंड पर लड़ाई की वजह से काफ़ी घायल हो जाता है। सैम उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। हॉस्पिटल में ही विंटर सोल्जर यानी कि बकी बांस आता है और सैम से मिलता है। बकी कहता है कि उसने सैम की लड़ाई के बारे में न्यूज़ में देखा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये पता चलता है कि बकी USA में एक नया पॉलिटिशियन बन गया है। फिर USA का प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए होती है ताकि एडमेंटियम को लेकर जापान और USA के बीच जो टेंशन्स बढ़ गए थे उन्हें क्लियर किया जा सके। दुनिया को लग रहा था कि जापान और USA लड़ाई करने वाले हैं, इसीलिए ये ज़रूरी था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम विल्सन भी होता है और वहाँ लीडर उससे मिलने आता है। लीडर सैम से कहता है कि उसने USA और जापान को लड़वाने का एक परफेक्ट प्लान बनाया था ताकि वो थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई सबके सामने ला सके। वो दिखाना चाहता था कि रॉस कितना बुरा इंसान है, लेकिन सैम की वजह से उसका प्लान फेल हो गया। फिर भी लीडर कहता है कि वो अभी भी रॉस की सच्चाई दुनिया को दिखाएगा। इसी दौरान पता चलता है कि थंडरबोल्ट रॉस को काफ़ी साल पहले एक खतरनाक बीमारी हो गई थी जो उसकी मौत का कारण बन सकती थी। डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। तब लीडर ने अपने दिमाग से एक खास दवाई बनाई जो रॉस रोज लेने लगा, लेकिन रॉस को ये नहीं पता था कि लीडर उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिला रहा था। सालों तक ये रेडिएशन उसकी बॉडी में जमा होता गया।
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इसका असर दिखाई देता है। अचानक से थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बन जाता है। वो बेकाबू हो जाता है और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है और आसपास के सोल्जर्स भी उसे रोक नहीं पाते। जब सोल्जर्स को सच पता चलता है तो सबसे पहले वो लीडर को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो जल्दी से रेड हल्क को रोकने के लिए आते हैं। फिर रेड हल्क और सैम विल्सन के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। इस फाइट में क्लियरली दिखाई देता है कि रेड हल्क बहुत पावरफुल है। वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जमीन में गाड़ देता है और सैम विल्सन के वाइब्रेनियम वाले दोनों पंख तोड़ देता है। इस वजह से सैम विल्सन निहत्था हो जाता है। लेकिन तभी सैम विल्सन एक चाल चलता है। वो थंडरबोल्ट रोज के सामने उसकी बेटी बैटी रोज का नाम लेता है और उसे याद दिलाता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। सैम कहता है कि उसे अपनी बेटी के लिए शांत होना पड़ेगा। ये सुनकर थंडरबोल्ट रोज सोच में पड़ जाता है और धीरे धीरे शांत होकर फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद सोल्जर्स थंडरबोल्ट रोज को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको उसी जेल में डाल देते हैं जिसमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम सारे के सारे सुपर हीरोज यानी कि वांडा, हॉकआई, आंटमैन को रखा गया था। कुछ दिन बाद बैटी रोज जेल में आती है और अपने फादर थंडरबोल्ट रोज से मिलती है। ये मिलना काफी इमोशनल होता है और रोज अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्योंकि सैम विल्सन ने साबित कर दिया था कि थंडरबोल्ट रोज पे अटैक करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि द लीडर है, तो उसके बाद वो ब्रैडली को भी जेल से छुड़ा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस जेल में थंडरबोल्ट रोज को रखा गया था वहीं पर अब द लीडर को भी रखा गया है। सैम विल्सन उससे मिलने आता है। जब सैम लीडर से मिलने आता है तो लीडर उसे फ्यूचर के खतरे के बारे में वार्न करता है। वो सैम से कहता है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे पकड़ के सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन असल में ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपने दिमाग से हर पॉसिबिलिटी देख ली है और मुझे पता है वो सब आ रहे हैं। जब वो आएंगे तो तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। ये सुनकर सैम विल्सन टेंशन में आ जाता है और पूछता है, कौन आने वाला है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब लीडर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया इस पूरे ब्रह्मांड में अकेली दुनिया है? सच तो ये है कि और भी इनफाइनाइट दुनिया हैं और उन सब दुनियाओं में वो सब रहते हैं। अब वो सब यहाँ आ रहे हैं। देखते हैं तुम अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। और इस सवाल के साथ कि कौन आने वाला है, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।